नमस्कार। प्लांट डिसीज़ कंट्रोल में प्रोफाइलेटिक मेजर्स के बाद आते हैं हम क्यूरेटिक मेजर्स। जो सेकंड था क्यूरेटिक मेजर और एक और था बायोलॉजिकल मेजर। तो प्रोफाइलेटिक मेजर हम देख चुके थे, अब आते हैं हम क्यूरेटिक मेजर। तो क्यूरेटिक मेजर के द्वारा रोग का नियंत्रण बहुत कम संभव है, फिर भी इन उपायों का उपयोग किया जाता है कुछ फसल्स में। ये उपाय लक्षण प्रकट होने के बाद, अब इन उपायों का उपयोग हम कब करते हैं, इन उपायों के द्वारा किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो जब इन उपायों का उपयोग हम लक्षण प्रकट होने के पश्चात प्रयोग किया जाता है, और अधिकांश पौधों में जब रोग के लक्षण प्रकट होते हैं तो लक्षण प्रकट होने के पूर्व ही बहुत क्षति हो चुकी होती है। तो इस अवस्था में जो क्यूरेटिक मेजर है वो ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध नहीं होते हैं। स्वस्थ पौधों की रक्षा के लिए ये जो क्यूरेटिक मेजर है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो स्वस्थ पौधे उनकी रक्षा के लिए हम जो डिसीज़ प्लांट हैं उनका इरेडिकेशन कर देते हैं। तो डिसीज़ प्लांट का इरेडिकेशन आवश्यक है। ये क्यूरेटिक मेजर्स में जो डिसीज़ प्लांट है उसको उखाड़ के वहाँ से अलग कर दिया जाता है। अब जो क्यूरेटिक मेजर के अंदर हम बीज और ट्यूबर्स में किस तरह से कर सकते हैं, तो बीज और कंद में उपस्थित इनोकुलम से रोग प्रसार को रोकने के लिए ये प्रभावशाली है। जैसे जब फसल लगाते हैं और प्लांट्स वहाँ पर जब प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जब डिसीज़ के लक्षण हमको दिखने लगते हैं तब हम उस प्लांट को निकाल के, और मतलब जैसे हमको पता चलता है कि इस प्लांट में डिसीज़ हुई है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। अब इन उपायों के द्वारा हम सीड और बल्ब, मतलब जो बल्ब के द्वारा प्रोपोगेट होते हैं पौधे वो, और सीड, इनके द्वारा जो पौधे प्रोपोगेट होते हैं ट्यूबर बल्ब, तो उसके अंदर यदि इनोकुलम से रोग का प्रसार, इनोकुलम के द्वारा हम रोग के प्रसार को रोकने में रोक सकते हैं। तो जो संक्रमित बीज हैं, बीज और जो ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स हैं, उनको कुछ समय तक हम गर्म पानी में रखते हैं। तो उससे गर्म पानी में रखने से उनके अंदर जो माइसीलियम है, मतलब जो सरफेस पर जो माइसीलियम वगैरह हैं या सीड्स हैं फंगस के, वो नष्ट हो जाते हैं। तो स्मट और ब्लाइट डिसीज़ को रोकने के लिए ये प्रभाव ये क्यूरेटिक मेजर्स के द्वारा रोका जा सकता है, और उन्हीं के लिए ये उपाय जो है वो प्रभावकारी है। इसके बाद आते हैं हम बायोलॉजिकल कंट्रोल। रोग नियंत्रण के बायोलॉजिकल कंट्रोल को हमने 3 वर्गों में बांट दिया है। पहला ब्रीडिंग रेजिस्टेंस वैरायटी, दूसरा हाइपर पैरासिटिज्म, और तीसरा कंट्रोल थ्रू ट्रैप क्रॉप एंड एंटागोनिस्टिक प्लांट्स, मतलब प्रतिरोधी किस्मों का प्रजनन, परातपरजीविता और पार्श्व सस्य एवं विरोधी पौधों द्वारा नियंत्रण। ब्रीडिंग रेजिस्टेंस वैरायटी तो आर्थिक और व्यवहारिक दृष्टि से रोग नियंत्रण की ये सबसे श्रेष्ठ विधि है। यदि हम डिसीज़ रेजिस्टेंस मतलब कि डिसीज़ को यदि उसके अंदर डिसीज़ आ भी जाती है तो वो उसको वहन करने की क्षमता रखता है, या फिर उसके अंदर किसी तरह से इतनी क्षमता रखता है कि वो डिसीज़ को फैलने ही ना दे। तो इस तरह से तो ये जो रोग नियंत्रण की पेनलेस मेथड भी इसको कहा जाता है। अब इसके अंदर प्रत्येक पादप समूह में कुछ डिसीज़ रेजिस्टेंट और कुछ ससेप्टिबल किस्में होती हैं। तो प्रजनन विधि के द्वारा हम हाइब्रिड वैरायटी जो तैयार करते हैं, तो जैसे हम हाई यील्डिंग वैरायटी तैयार करते हैं तो उसी तरह से हाई यील्डिंग हाई रेजिस्टेंस वैरायटी को तैयार किया जाता है। तो जो जैसे सभी समूह में रेजिस्टेंस वैरायटी भी होती है, ससेप्टेबल वैरायटी भी होती है। तो रेजिस्टेंस वैरायटी को क्रॉस कराया जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी, और जो लक्षण हमको चाहिए, हमको ज़्यादातर फसल में क्या चाहिए होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी चाहिए, मतलब हाई यील्ड हाई हो और डिसीज़ रेजिस्टेंट हो, तो हम और बीज अच्छे बने,
तो वो सारी किस्में, वो सारी मतलब जैसे दो अलग अलग प्लांट हैं, एक डिसीज़ रेजिस्टेंस है और दूसरा हाई यील्डिंग है, तो उनको आपस में क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस करा के हम डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी, मतलब जो उससे जो संतति आएगी वो उसमें दोनों तरह के गुण होंगे, डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगी और हाई यील्डिंग भी होगा। तो इस तरह से हम हाई यील्डिंग रेजिस्टेंस वैरायटी को तैयार कर सकते हैं और इन वैरायटीज़ को हम उपयोग में लेते हैं जिससे कि यील्ड भी ज़्यादा हो और डिसीज़ के प्रति वो रेजिस्टेंट भी हो। तो गेहूं के लिए गेहूं में जो पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई और लूज स्मार्ट और इस तरह के जो रोग हो जाते हैं उनके लिए काफ़ी प्रतिरोधी किस्में तैयार की गई हैं और ये किस्में जो आर्थिक रूप से भी काफ़ी उपयोगी हैं। तो गेहूं की कीट रोगों के प्रतिरोधी जो किस्में हैं वो है लर्मा रोज़ा 64A, कल्याण सोना HD 1918 प्रताप, HD 2009 अर्जुन, UP 262, JNK, इसको 4W184 भी कहा जाता है। गेहूं की जो स्मट से प्रतिरोधी किस्में हैं, मतलब स्मट डिसीज़ से प्रतिरोधी हैं जो किस्में, वो है NP4, NP710, NP770। तो ये जो है मतलब जो बोना प्लांट है उनसे इनको क्रॉस कराया गया और इस तरह की डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी और हाई यील्डिंग वैरायटी को पैदा किया गया। इसके बाद हाइपर पैरासिटिज़म। तो हाइपर पैरासिटिज़म में क्या होता है कि ये जो रोग है सूक्ष्म जीवियों का अन्य सूक्ष्म जीवियों के द्वारा नियंत्रण करना, मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नियंत्रण करना। बैक्टीरियोफेज, माइकोफेज और निमेटोफेगस, ये जो है हाइपर पैरासिटिज़म के सामान्य उदाहरण है। जैसे पीथियम, फ्यूजेरियम, हेलमिंथोस्पोरियम आदि जो रोगजनक कवक हैं मिट्टी में उपस्थित अन्य परजीवी के प्रति इन्फेक्ट करते हैं, परजीवी के रूप में, कवक परजीवी के रूप में इन्फेक्ट करते हैं और इनका परपोषी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो रोगजनक कवक को मिट्टी में उपस्थित अन्य परजीवी के रूप में इन्फेक्ट करते हैं, जो रोगजनक कवक है वो दूसरे परजीवी को इन्फेस्ट करते हैं, उनको ग्रसित कर जाते हैं। तो वो क्या होंगे, डिसीज़ जो मतलब जो दूसरी तरह की जैसे बैक्टीरियोफेज है, माइकोफेज है, निमेटोफेगस है, ये क्या करेंगे मिट्टी में जब होंगे और वहाँ पर मिट्टी में जो दूसरी तरह की पैथोजेनिक फंजाई है जैसे पाइथियम है, फ्यूजेरियम है, हेलमिंथोस्पोरियम है, इनके बीजों को या इनके कवक के माइसीलियम को वो नष्ट कर देते, खा जाते हैं, ग्रसित कर जाते हैं और इन्फेस्ट बोलते हैं जिसको, वो कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि वो वहाँ पर ख़त्म हो गए सॉइल में, तो जो होस्ट प्लांट वहाँ पर जब डेवलप होता है तो उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव, क्योंकि वो वहाँ पर उसका माइसीलियम ही नहीं है, उसके बीज ही नहीं है पैथोजन पे, तो वो किस तरह से उसको अफेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम हाइपर पैरासिटिज्म के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रकार जीवाणु भोजी और बैक्टीरियोफेज के द्वारा भी अनेक बैक्टीरियल डिसीज़ को भी कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये फंगल डिसीज़ और दूसरा बैक्टीरियल डिसीज़ भी बैक्टीरियोफेजेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा है कंट्रोल थ्रू ट्रैप क्रॉप्स एंड एंटागोनिस्टिक प्लांट्स। तो अनेक पौधे ऐसे होते हैं जो कवक या निमेटोड्स द्वारा इन्फेस्टेशन उनके द्वारा इन्फेस्टेशन हो सकता है। तो इसके पश्चात क्या होता है, इनका इन्फेस्टेशन हो परंतु इसके पश्चात क्या होगा, परपोषी के द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, मतलब जो होस्ट प्लांट है वो कुछ इस तरह के पदार्थ को स्रावित करेगा जिससे कि जो डिसीज़ प्लांट है या डिसीज़ जो रोगजनक है उसकी वृद्धि को प्रतिरोध करते हैं वो। तो उस तरह के जो होस्ट है या परपोषी है उनको हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप। जैसे कि सोलेनम नाइग्रम के द्वारा मिट्टी में हेटेरोडेरा नाम का जो
सूत्रकृमि होता है उसकी संख्या कम की जा सकती है। इसी प्रकार से जो ट्रैप क्रॉप है उसका क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी अनेक प्रकार के रोगजनक सूक्ष्मजीवियों की संख्या को कम किया जा सकता है। मतलब जैसे एक बार एक ट्रैप क्रॉप लगाई, दूसरी बार हम दूसरी ट्रैप क्रॉप लगाते हैं, तो जिससे कि क्या होगा कि उसको परपोषी वो मिल ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पर वो फंगस या फंगल डिसीज़ या बैक्टीरियल डिसीज़ जो भी डिसीज़ हो रही है वो नहीं फैल पाती है। तो इस तरह से हम ट्रैप क्रॉप के द्वारा भी मतलब ट्रैप क्रॉप का जो एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट है, एंटागोनिस्टिक मतलब कि जो किसी पैथोजन के द्वारा जो इफ़ेक्ट वहाँ पर डाला जा रहा है उस इफ़ेक्ट को नलीफाई करना, ख़त्म करना, ये एंटागोनिस्टिक कहलाता है। तो इस तरह से ये एंटागोनिज्म कहलाता है। तो इस तरह से ये एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट जिस प्लांट के द्वारा होता है उसको हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप। तो ये ट्रैप क्रॉप के द्वारा हम इस तरह से एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट के द्वारा डिसीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हाई यील्डिंग वैरायटी डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी के द्वारा डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को डेवलप करके हाइब्रिड वैरायटी तैयार करते हैं और उससे रोका जा सकता है, हाइपर पैरासिटिज्म के द्वारा रोका जा सकता है और ट्रैप क्रॉप के एंटागोनिस्टिक एक्शन के द्वारा हम इस तरह से डिसीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड डिसीज़ कंट्रोल की प्रोफाइलेटिक मेजर्स, क्यूरेटिक मेजर्स और बायोलॉजिकल मेजर्स। धन्यवाद।